हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्ज़ाम पर। और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेस्ट सीरीज़। तो आज के टेस्ट सीरीज़ में कुछ खास होने वाला है, तो कृपया ध्यान से टेस्ट सीरीज़ के साथ लास्ट तक बने रहें। तो टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 है, स्वतंत्रता आंदोलन का उदारवादी युग कब से कब तक माना जाता है? 1. 1885 से 1905, 2. 1905 से 1919, 3. 1919 से 1947, 4. उपरोक्त सभी। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन का उदारवादी युग 1885 से 1905 माना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। 1905 से 1919 तक गांधीवादी युग माना जाता है और 1919 से 1947 तक क्रांतिकारी युग माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, लिनलिथगो भारत के वायसराय पद पर कब से कब तक था? 1. 1926 से 1921 से 1926, 2. 1926 से 1931, 3. 1931 से 1936, 4. 1936 से 1943। तो लिनलिथगो भारत के वायसराय पद पर 1936 से 1943 तक था। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। 1921 से 1926 तक रीडिंग थे, 1926 से 1931 तक इरविन थे और 1931 से 1936 तक वेलिंगटन भारत के वायसराय पद पर थे। प्रश्न संख्या 3 है, तीसरा आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ? 1. 1818 से 1807, सॉरी यहाँ 1805 था, और 2. 1845 से 1846, 3. 1848 से 1849, 4. 1850 से 1852। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 है, भीमबेटका में कितनी गुफा चित्रकारी है? 1. 400, 2. 500, 3. 600, 4. 200। भीमबेटका गुफा में 500 गुफा चित्रकारी है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। 5 पूरा पाषाण काल से है और 450 मध्य का पाषाण काल से है। प्रश्न संख्या 5 है, 1927 में सूचकांके डोर की खोज किसने की? 1. स्टाइन, 2. मजूमदार, 3. घुरिये, 4. वाई डी शर्मा। 1927 में सूचकांके डोर की खोज स्टाइन ने की। सही आंसर हो जाता है विकल्प संख्या 1। मजूमदार ने 1931 में चनहूदड़ों की खोज की, घुरिये ने 1935 में कोट दीजी की खोज की और वाई डी शर्मा ने 1935 में रोपड़ की खोज की। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके चारों विकल्प आज पूरे करवाए जाएंगे। तो आप टेस्ट के साथ लास्ट तक बने रहे। आज आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। एक पंक्ति में 7 अग्निवेदिकाएँ कहाँ से मिली हैं? 1. कालीबंगा, 2. लोथल, 3. बनावली, 4. उपरोक्त सभी। एक पंक्ति में एक सात अग्निवेदिकाएँ कालीबंगा में मिली हैं। बाकी तो सही आंसर है विकल्प संख्या 1। बाकी लोथल और बनावली से भी अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 8 है, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? 1. मोहनजोदड़ो, 2. लोथल, 3. हड़प्पा, 4. कालीबंगा। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। मोहनजोदड़ो से 42 कंकाल बिखरे हुए मिले हैं। लोथल से करवट मतलब उसको करवट लिटाया गया था, 100 को पूरब से पश्चिम में मिले हैं। कालीबंगा से आयताकार गोलाकार एवं अंडाकार 100 मिले हैं और ये उत्तर से दक्षिण तक मिले हैं। प्रश्न संख्या 8 है, किस कबीले के शासक को त्रिशंकु नाम से जाना जाता था? 1. पुरु, 2. अनु, 3. यदु, 4. भरत। भरत कबीले के शासक को त्रिशंकु नाम से जाना जाता था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो दोस्तों, पूर्व, अनु, यदु ये सारे कबीले थे और पुरु सिंधु नदी के सरस्वती नदी के बीच में रहते थे। अनु झेलम और चिनाब नदी के बीच में रहते थे। यदु सिंधु और झेलम नदी के बीच में रहते थे
और भरत हरियाणा से फटे हुए राजस्थान, हरियाणा और फटे हुए राजस्थान में रहते थे। टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ऋग्वेद में मरुस्थल को क्या कहा गया है? 1 द्रुह, 2 तुर्वफ, 3 धन्व, 4 अनु। तो ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। बाकी द्रुह, तुर्वफ और अनु ये आर्य कबीले थे जो कि दफराग युद्ध में राजा खुदाक से लड़े थे परफुड़ी नदी के किनारे। इनके अलावा पुरु, यदु और पुरु 2 और कबीले थे जो आर्य थे, परफुड़ी नदी के किनारे राजा खुदाक से लड़े हुए थे दफरागियों के युद्ध में। और 5 अनार्य थे, अनिल, पख्त, भलानस, विषाड़ी और शिव। तो ये 10 कबीले मतलब 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। इन्होंने रावी नदी के जल को मोड़ने की कोशिश की, इसीलिए इनका भरत जन से युद्ध हुआ। तो भरत जन का जो राजा था, राजा फुदास, उसने इन 10 राजाओं को हराया। परफुड़ी यानी कि आज की जो रावी नदी है उस समय की परफुड़ी नदी थी। शुरू में विश्वामित्र वशिष्ठ भरत के राजा थे और बाद में विश्वामित्र भरत के राजा हुए। दोस्तों, टेस्ट सीरीज आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है टेस्ट सीरीज में, तो कृपया टेस्ट सीरीज के साथ बने रहें। प्रश्न संख्या 10 है, ऋग्वेद में गंगा की चर्चा कितनी बार की गई है? 1 बार, 2 3 बार, 3 25 बार, 4 275 बार। तो ऋग्वेद में गंगा की चर्चा 1 बार की गई है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। 3 बार यमुना और सरयू नदी की चर्चा की गई है। 25 बार सिंधु नदी की चर्चा की गई है और 275 बार जन नाम का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, इंद्र ने उषा को किस नदी के तट पर हराया था? ए गंगा, 2 रावी, 3 व्यास, 4 सरयू। इंद्र ने उषा को व्यास यानी कि विपाशा नदी के किनारे हराया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। उस समय व्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से जानते थे और कहते हैं कि इंद्र ने उषा के रथ को भी चूर चूर कर दिया था। और सरयू नदी के किनारे यदु और तुर्वस ने चित्रया और अवना को हराया था। और रावी या परफुड़ी नदी के किनारे राजा खुदाक ने दफरागी के युद्ध में 5 आर्य और 5 अनार्य यानी कि 10 कबीलों को हराया था, जिसका वर्णन हम प्रश्न संख्या 8 में कर चुके हैं, प्रश्न संख्या 9 में कर चुके हैं। अगर आपको उसको फिर से देखना है तो प्रश्न संख्या 9 पे वापस जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? जनस्य गोपा, विषामपति, गणनांगपति, उपरोक्त सभी। तो ऋग्वैदिक काल में राजा को जनस्य गोपा, विषामपति, गणनांगपति सभी कहा जाता था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 है, ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख कार्य क्या था? 1 युद्ध में नेतृत्व करना, 2 कबीले की रक्षा करना, 3 लूटे गए माल का उचित वितरण करना, 4 उपरोक्त सभी। तो ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख कार्य युद्ध में नेतृत्व करना, कबीले की रक्षा करना, लूटे गए माल का उचित वितरण करना। तो ये सारे काम राजा का प्रमुख कार्य था ऋग्वैदिक काल में। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 14 है, ऋग्वेद में अग्नि देवता के नाम पर कितने सूक्त हैं? 1 5, 2 144, 3 200, 4 250। तो ऋग्वेद में अग्नि देवता के नाम पर 200 सूक्त हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। विष्णु और पूषण के नाम के 5 सूत्र हैं, 5 सूत्र हैं। सोम देवता के नाम के 144 सूत्र हैं और इंद्र के नाम पे सबसे ज़्यादा यानी कि 250 सूक्त हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है विकल्प संख्या 3। दोस्तों, आज इस टेस्ट में आपको भरपूर जानकारी मिलने वाली है, तो कृपया टेस्ट के साथ लास्ट तक बने रहें। प्रश्न संख्या 15 है, ऋग्वैदिक काल में गोधूलि बेला का सूर्य, सड़क, विवाह, पशुपालन एवं चारागाह का देवता किसे कहते थे? ऋग्वैदिक काल में गोधूलि बेला का सूर्य, सड़क, विवाह, पशुपालन एवं चारागाह का देवता पूषण को कहते थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और
मित्र को शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता, वाम मुहूर्त के बाद उभरता हुआ सूर्य कहते थे। और अश्विनी को स्वास्थ्य का देवता, विपत्ति निवारक देवता, उषा के तुरंत बाद वाम मुहूर्त का सूर्य कहते थे। और वरुण को जल का देवता, ब्रह्मांड के देवता, ऋतक्ष गोपा या असुर कहते थे। असुर इनको इसीलिए कहते थे कि ये गलत आचरण करने वालों को जलोदर नामक बीमारी देते थे, इसीलिए वरुण को असुर भी कहते थे। तो आपका सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और ऋग्वेद के अनुसार पूषण का रथ बकरे खींचते थे। प्रश्न संख्या 16 है, ऋग्वेद में विष्णु के नाम का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 1 100, 2 170, 3 176, 4 300। तो ऋग्वेद में विष्णु के नाम का उल्लेख 100 बार किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। 170 बार सविता देव के नाम का उल्लेख किया गया है। 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। 300 बार उषा का उल्लेख किया गया है। और घोड़े का उल्लेख 215 बार किया गया है। घोड़ा जो जानवर होता है घोड़ा 215 बार और गाय का 176 बार। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 17 है, शूद्र एवं वैश्य की प्रथम बार चर्चा कहाँ मिलती है? 1 ऋग्वेद के तीसरे मंडल, 2 सातवां मंडल, 3 आठवां मंडल, 4 10वां मंडल। तो ऋग्वेद शूद्र एवं वैश्य की प्रथम बार चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। इसमें शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण चारों की चर्चा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के 62 सूक्त हैं। सातवें मंडल में मंडूक सूक्त में 4, सातवें मंडल के मंडूक सूक्त के में शिक्षा की चर्चा की गई है। और सातवें युद्ध में ही दशराग्नि के युद्ध का सातवें मंडल में ही दशराग्नि के युद्ध का वर्णन किया गया है। 8वें मंडल में अपाला को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में। टेस्ट सीरीज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाओं को क्या कहा जाता था? 1 फ्री, 2 ऋषिका या ब्रह्मवादिनी, 3 बैकनोट या कुशीदिन, 4 तंतुबाई। तो ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाओं को ऋषिका या ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। फ्री, जो नारियां कपड़े बुनने का कार्य करती थी उनको फ्री कहा जाता था। और जो लोग ऋण देकर ब्याज लेते थे उनको बैंक नोट या कुशीदिन कहा जाता था। जो जुलाहे का काम करते थे उनको तंतुबाई कहा जाता था। प्रश्न संख्या 19 है, अश्विन देवता जिनको भीषक के नाम से भी जाना जाता है, किन किन कार्यों का उल्लेख ऋग्वेद में है? अश्विन देवता के किन किन कार्यों का उल्लेख ऋग्वेद में है? 1 समुद्र में फंसे भृज को 100 पतवार वाली नौका से निकाला। 2 मनु को हल चलाना सिखाया नातक एवं अफ्र नामक अश्विन ने। 3 परावृज का अंधापन दूर किया। एक युद्ध में विश्वपाल का पैर कट गया तो उसके कृत्रिम पैर लगाए। चैवन्य ऋषि को जवान बनाया। 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये सारे काम अश्विन देवता के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। ये सारे विकल्प सही हैं दोस्तों। ऐतरेय ब्राह्मण में से जानकारी मिलती है कि अश्विन देवता का रथ 2 गधे खींचते हैं। गधे मतलब गधा। प्रश्न संख्या 20 है, टेस्ट सीरीज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, अस्तोमा सदगमय, आगे है तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? 1 उपनिषद, 2 वेदांग, 3 महाकाव्य, 4 पुराण। अस्तोमा सदगमय को उपनिषद से लिया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 21 है, ऋग्वेद में उषा के नाम पर कितने सूक्त हैं? 1 11, 2 14, 3 20, 4 30। ऋग्वेद में उषा के नाम पर 20 सूक्त है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। 11 सूक्त सविता देव के नाम पर हैं। 14 सूक्त मित्रदेव के नाम पर हैं।
और 13 बार वरुण के साथ है और 1 बार अकेले है मित्रदेव का नाम। 14 बार है, 14 सूक्त हैं, मतलब 13 सूक्त वरुण देव के साथ है, 1 सूक्त अलग से है। 30 सूक्त वरुण देवता के हैं। प्रश्न संख्या 22 है, यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? 1 होता या होत्री, 2 अध्वर्यु, 3 उद्गाता या उद्गात्री, 4 ब्रह्मा। तो यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। होता या होत्री ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को कहा जाता है। उद्गाता या उद्गात्री सामवेद के अध्ययन करने वाले को कहा जाता है। और ब्रह्मा अथर्ववेद के अध्ययन करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1 1/6, 2 1/8, 3 1/2, 4 1/4। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 24 है, लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? 1 तक्षशिला, 2 अतरंजी खेड़ा, 3 बनावली, 4 रोपड़। लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा से मिला है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 25 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? 1 ऋग्वेद, 2 उपनिषद, 3 सामवेद, 4 यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता यजुर्वेद से चलता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। ऋग्वेद में नए विचारों की संकल्पना की गई है। सामवेद को गाकर बताया जाता है और उपनिषद में पुराणों की चर्चा, पुराण नहीं मतलब ज्ञान की चर्चा मिलती है उपनिषद में। प्रश्न संख्या 26 है, 6 दर्शनों यानी कि योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत की अभिव्यक्ति किस युग में हुई? 1 वैदिक युग, 2 गुप्त युग, 3 मौर्य युग, 4 कुषाण युग। तो 6 दर्शनों की अभिव्यक्ति वैदिक युग में मिली है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 27 है, ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? 1 विष, 2 विदत, 3 सभा, 4 समिति। तो ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था विदत है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और ऋग्वेद में विष का उल्लेख यानी कि चर्चा 170 बार की गई है। विदत की चर्चा 122 बार की गई है। सभा की चर्चा 8 बार की गई है और समिति की चर्चा 9 बार की गई है। प्रश्न संख्या 28 है, ऋषि अगस्त की पत्नी का क्या नाम था? 1 घोफा, 2 अपाला, 3 विश्वारा, 4 एक सेकंड दोस्तों, तो 4 लोपामुद्रा। तो ऋषि अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। यानी घोफा, अपाला, विश्वारा, लोपामुद्रा एक आर्य समय की विदुषी महिलाएं थी जो कि सभाओं में भाग लेती थी और ज्ञान रखती थी, चर्चाओं में भाग लेती थी। चर्चा मतलब आज के ज़माने में जिसको मीटिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, कौन सी मृदभांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल से संबंधित है? 1 गेरुवर्णी, 2 चित्रित धूफर, 3 उपरोक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। गैरवर्णी मृदभांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। चित्रित धूफर उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। सही आंसर हो जाता है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 30 है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1 24, 2 10,462, 3 1028, 4 11। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 1 10,462 ऋचाएँ हैं यानी कि श्लोक, और इसमें से 24 बार कृषि का वर्णन किया गया है और 11 वालखिल्य पाठ में 11 सूक्त हैं। प्रश्न संख्या 31 है, 10वें मंडल का कौन सा सूक्त विवाह का उल्लेख करता है? 1 पुरुष सूक्त, 2 सूर्य सूक्त, 3 उपरोक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। 10वें मंडल का सूर्य सूक्त विवाह का उल्लेख करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 32 है, विष्णु पुराण कौन से वंश से संबंधित है?
1 गुप्त वंश, 2 आंध्र सातवाहन वंश, 3 मौर्य वंश, 4 उपरोक्त सभी। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। गुप्त वंश से वायु पुराण संबंधित है, आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण संबंधित है। प्रश्न संख्या 33 है, किस ग्रंथ में जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? 1 मैत्रेयनी संहिता, 2 मनु स्मृति, 3 नारद स्मृति, 4 शतपथ ब्राह्मण। मैत्रेयनी संहिता में जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, शुंग काल का मानक ग्रंथ है मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न संख्या 34 है, डायोनिसियस किसके दरबार में आया? 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 बिंदुसार, 3 अशोक, 4 घनानंद। तो डायोनिसियस अशोक के दरबार में आया, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 35 है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? 1 प्लिनी, 2 टोलेमी, 3 अली अहमद, 4 तारानाथ। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। टोलेमी भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक हैं, अली अहमद चचनामा के लेखक हैं, तारानाथ कंग्युत्तर और तथा तंग्युत्तर नामक ग्रंथ की रचना तारानाथ ने किया है। प्रश्न संख्या 36 है, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 1 गौतमी पुत्र बालश्री, 2 मालवा नरेश यशोवर्मन, 3 बंगाल शासक विजयसेन, 4 प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। गौतमी पुत्र बलश्री से नासिक अभिलेख संबंधित है, मालवा नरेश यशोवर्मन से मंदसौर अभिलेख संबंधित है, बंगाल शासक विजयसेन के देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। दोस्तों आज के टेस्ट में आपको बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है, तो टेस्ट के साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। प्रश्न संख्या 37 है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 1 कोल्डिहुआ, 2 मेहरगढ़, 3 अतिरमपक्कम, 4 नर्मदा घाटी। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। कोल्डिहुआ से चावल का साक्ष्य मिलता है प्रथम साक्ष्य, अतिरमपक्कम से तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, नर्मदा घाटी से मनुष्य संबंधी प्रथम प्रमाण मिलता है। प्रश्न संख्या 38 है, सिंधु काल में सोने का व्यापार कहाँ से होता था? 1 ईरान, 2 ईरान अफगानिस्तान, 3 ईरान अफगानिस्तान कर्नाटक, 4 बलूचिस्तान ओमान और खेतड़ी। तो सिंधु काल में सोने का व्यापार ईरान अफगानिस्तान और कर्नाटक से मिलता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। ईरान के साथ शीशे का व्यापार मिलता है, ईरान अफगानिस्तान के साथ चांदी और टिन का व्यापार मिलता है, बलूचिस्तान ओमान और खेतड़ी के साथ तांबे का व्यापार मिलता है। प्रश्न संख्या 39 है, घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? 1 फुतकोटदा, 2 कालीबंगा, 3 लोथल, 4 उपरोक्त सभी। घोड़े के अस्थिपंजर फुतकोटदा, कालीबंगा, लोथल सभी जगह से मिले हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 40 है, सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? 1 पर्दा प्रथा, 2 वेश्यावृत्ति, 3 उपरोक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे नहीं और नहीं 2 बार आया है, तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या 4, यानी कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों सम्मिलित थी, दोनों प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 41 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 1 4, 2 6, 3 18, 4 108। उपनिषदों की संख्या 108 है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 42 है, वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? 1 पड़ी, 2 नीव, 3 निष्क और फतमान, 4 गविष्टि। वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे, सही आंसर है विकल्प संख्या 1।
और नीवी, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। निष्क और फतमान मुद्रा की इकाई थी। गविष्टि, युद्ध को गविष्टि के नाम से जाना जाता था। ये गाय को इतनी महत्ता देते थे कि उसी के नाम से गविष्टि बोलते थे युद्ध को, गाय को महत्व देते हुए। प्रश्न संख्या 43 है, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? 1 महाकश्यप, 2 शुभकामी, 3 मोगलिपुत्र तीक्ष, 4 वसुमित्र और अश्वघोष। तो अश्वघोष तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगलिपुत्र तीक्ष ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता शुभकामी ने और चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और वह अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 44 है, भारत का पहला भौतिकवादी चिंतक किसे माना जाता है? 1 पूरण कश्यप, 2 अजित केशववित्त, 2 चारवाक, 3 चारवाक, 4 मक्खली गोपाल। भारत का पहला भौतिकवादी चिंतक अजित केशववित्त को कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। 1 मक्खली गोपाल आजीवक संप्रदाय के संपादक हैं। प्रश्न संख्या 45 है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? 1 लकुलिश, 2 मैत्रेय, 3 मालती माधव, 4 अमिताभ। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं लकुलिश। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 46 है, बहुत ही यहाँ बोधिसत्वों है, बोधिसत्वों की कल्पना किससे संबंधित है? 1 श्वेतांबर, 2 दिगंबर, 3 महायान, 4 हीनयान। बोधिसत्वों की कल्पना महायान से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 47 है, जैन ग्रंथ प्रबंध कोश के रचनाकार कौन हैं? 1 उमा स्वामी, 2 राजशेखर, 3 सिद्धसेन दिवाकर, 4 उद्योत सूरी। जैन ग्रंथ प्रबंध कोश के रचनाकार हैं राजशेखर। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। उमा स्वामी तत्वाधिगम सूत्र के लेखक हैं। सिद्धसेन दिवाकर न्यायावतार के लेखक हैं। उद्योत सूरी कुबलय माला के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 48 है, बौद्धकालीन गणराज्य में कौन शामिल नहीं थे? 1 वैशाली के मल्ल, 2 प्लीवन के मौर्य, पिपलीवन के मौर्य, 3 कपिलवस्तु के शाक्य, 4 मिथिला के विदेह। तो बौद्धकालीन गणराज्य में वैशाली के मल्ल शामिल नहीं है। बाकी पिपलीवन के मौर्य, कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह ये सारे बौद्धकालीन गणराज्य में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 49 है, प्रागैतिहासिक हथियारों की खोज सबसे पहले किसने की? 1 डॉक्टर अल करीम, 2 अलेक्जेंडर कनिंघम, 3 डॉक्टर प्रीम रोज प्रेम, 4 टोलमी प्रीम रोज है। प्रागैतिहासिक हथियारों की खोज सबसे पहले डॉक्टर प्रीम रोज ने की। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 50 है, ताम्रपट्ट पर लिखा जाने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? 1 फहगौरा, 2 पिपरावा, 3 टोपरा, 4 मास्की। ताम्रपट्ट पर लिखा जाने वाला पहला अभिलेख फहगौरा है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है आप लोगों ने टेस्ट में बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले टेस्ट में नंबर अगले टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको टेस्ट सीरीज के कुछ लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ टेस्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।